हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रवि आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग, और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस चैनल पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा और आगे अकाउंटिंग को और आगे लेके चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ छोड़ा था, फंक्शंस कर लिए थे, एडवांटेजेस कर लिए थे, रूल समझ लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी है कि वो एक लिमिट तक ही हम रहती है चीजें उसमें। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब कि हमें ये पता है कि हम सारी चीजें एविडेंस पे रिकॉर्ड करते हैं। एविडेंस में सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन करी हमने, गुड्स सोल्ड किए, तो उसके लिए हमने क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो इनवॉइस दिया होगा। ठीक है, इनवॉइस दिया। अगर परचेज किए तो भी बिल बना, बिल दिया। ठीक है, मशीन खरीदी तो भी बिल बना, किसी को कैश दिया तो भी कुछ ना कुछ हमने बिल दिया होगा, या ट्रांजेक्शन की होगी ऑनलाइन। मतलब हर ट्रांजेक्शन का हमारे पास रिकॉर्ड होता है। बट ये जरूरी तो नहीं कि हर चीज का रिकॉर्ड हो, क्योंकि कुछ चीजें हम अजम्पशन पे भी करते हैं। मान लो, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मान लो आपने एक मशीन खरीदी, मशीन ए। वैल्यू कितनी है मशीन ए की? मशीन ए की वैल्यू 10 लाख रुपए। ठीक है, मशीन ए की वैल्यू कितनी? 10 लाख रुपए। आपको पता है कि अब मशीन यूज करोगे एक साल में तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम होगी। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये मशीन आपने परचेज की है, ये खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर चीज की अपने में एक लाइफ होती है, आपको सबको पता है। जैसे एक इंसान की लाइफ होती है, ऐसे हर किसी की एक लाइफ होती है। एक मशीन, एक सेल फोन की भी अपनी एक लाइफ होती है। ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक? 3 से 4 साल तक एक सब सेल फोन की लाइफ आप लेके चलते हो। उसके बाद वो खराब, मतलब उसकी जितनी वैल्यू में, अगर 20,000 का खरीदा था आपने, तो कितने में बिक जाते हैं? 2,000 में, या ज्यादा 4,000 में। इतने का ही बेचते हो। तो ये लास्ट में ये वैल्यू बच रही है, फिर कबाड़ वैल्यू बच रही है, स्क्रैप वैल्यू बच रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने मशीन खरीदी, तो आप अनुमान लगाओगे कि मशीन की लाइफ है कितनी। तो अंदाजा लगा लोगे कि चलो कम से कम 10 ईयर तो चलेगी। 10 साल इसकी आपने लाइफ मान ली। तो ये कोई प्रूफ तो है नहीं इसके ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लगाया? अजम्पशंस लगाया। हो सकता है 10 साल से भी ज्यादा चले, बट 10 साल हमने इसकी लाइफ बना दी कि ये 10 साल चलेगी। तो इसका मतलब हर साल ये हम इस मशीन को कितना यूज कर लेंगे? 1 लाख रुपए का यूज करेंगे। जब हर साल इसमें से 1 लाख रुपए माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में कितने लाख की बचेगी हमारे पास? ये 9 लाख की। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर 1 लाख माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से हम 10 साल तक जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? जीरो, खत्म। फिर एक इसकी कबाड़ वैल्यू बचेगी जो बिकेगी, हम बेच देंगे। डेप्रिसिएशन का चैप्टर है जो इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। बट अब इतना कंसेप्ट समझो कि जो 10,000 रुपए था इसमें कोई प्रूफ नहीं था। ये डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू में रिडक्शन। ठीक है, वैल्यू रिड्यूस होना, मतलब जो आपने यूज की है, मतलब एक साल तक यूज, कुछ तो वैल्यू यूज की होगी, तो आपने 1 लाख यूज की, जो यूज की आपने उसी को हम डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? तो इसी तरीके से 10 साल में खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी मशीन। तो अब जो 10 लाख 1 लाख रुपए खर्च, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, ये सब हमने अजम्पशन पे किया। तो इसलिए बोला फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, हर चीज आपको प्रूफ में नहीं मिल सकती, कुछ अजम्पशन भी हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, हर कोई लगाता है बिजनेस में, हर कोई लगाता है, आप भी लगाओगे। हर चीज में अजम्पशन लगते हैं थोड़े बहुत, बट तो लॉजिकल होता है। ठीक है, accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact in spite of the fact that transactions are recorded on the basis of evidence. जबकि हम एविडेंस पे रिकॉर्ड करते हैं, बट फिर भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों? कुछ हम assumptions भी लगाते हैं। Although transactions are recorded based on evidences, yet at a few places estimates are made. कुछ assumptions हम लगाते हैं जबकि हम evidence पे बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ assumptions तो लगाएंगे। फॉर एसर्टेनिंग मतलब इवेल्युएट करना, क्या? प्रॉफिट और लॉस। फॉर एग्जांपल्स, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट।
किसी एसेट की एक यूजफुल लाइफ, मतलब वो एसेट कितनी चलेगी, उसकी लाइफ कितनी होगी, उम्र कितनी रहेगी। जैसे इसमें हमने माना 10 साल। प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब मान लो कि किसी से आपको पैसा लेना था, ये बंदा था जिसे आपने, ये इसे छोड़ो, ये कुछ लोग थे, ये 4-5 लोग थे, इनसे सबसे, इससे आपको 2,000 लेने थे, इससे 10,000 लेने थे, इस बंदे से आपको 20,000 लेने थे, इससे 7,000 लेने थे। आपको डाउट हुआ कि ये 7 वाला ना पैसे देगा नहीं, तो आप पहले से तैयार रहोगे, ये पैसा देगा नहीं, तो प्रोविजन, मतलब होता ना पहले से आप, जैसे कोई खर्चा आने वाला है घर में, जब खर्चा होता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, पहले से तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, मामा की लड़की की शादी आ रही है, मामा की लड़की की शादी आ रही है, तो खर्चा इतना तो होगा, तो पहले से वे क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं अपने पास, सेविंग कर लेते हैं कि चलो भाई, हर मतलब 6 महीने हैं हमारे पास, हर महीने हम 50-50 हजार रुपए कुछ करके, सॉरी 5-5, 6-6 हजार करके कर लेते हैं। 6 महीने में हमने देखा हमारे पास अच्छा खासा 40,000 का एक बैलेंस हो गया कैश में, ठीक ठाक बैलेंस हो गया। अब खर्चा थोड़ा ऊपर होगा तो मतलब इतनी परेशानी होनी होगी। मान लो कि हमारा खर्चा हुआ 60,000 का, बट हमने क्या करा, 40,000 तो पहले से ही बना के रखा था जुगाड़, तो 20,000 पे तो हम उस समय कर सकते हैं ना। बट अगर हम जीरो पे रहते यहाँ पे, अगर हम पे कुछ नहीं होता, जीरो होता, तो 60,000 थोड़े भारी पड़ जाते। ठीक है, बट अगर हमें पता लगा कि वहां पे हमें 30,000 ही हमारे खर्च हुए, तो क्या हुआ, 40 तो हमने बना रखा था, 10,000 तो हमारे बच ही गए। तो पहले से किसी भी मुसीबत के लिए हम तैयार रहे। तो ऐसे ही आपको बिजनेस में क्या करते हैं हम, सेविंग, सेविंग के नाम को ही हमने चेंज करके बोल दिया यहाँ पे प्रोविजन। हम यहाँ प्रोविजन बनाते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, कि हमें डाउट है। डेटर का मतलब होता है कि जिनसे हमें पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन्हें हमें पैसा देना है। तो डेटर्स मतलब कि ये आपके डेटर्स हैं, इनसे आपको पैसा लेना है, कि 2,000, 10,000, 20,000, 7,000, इस पे आपको डाउट हुआ, आपको पता लगा कहीं से कि ये पैसा लेता है और भाग जाता है, तो आपको पता लगा कि ये पैसा लेके भाग जाएगा, और आपको डाउट भी हो गया, तो आपने पहले से इसके लिए 7,000 रुपए बना लिया, एक सेविंग कर ली कि डूबेगा तो ठीक है। बिजनेस में आपने 7,000 रुपए प्रॉफिट में से अलग रख लिए, डूबा तो डूबा, वो तो हमने उसके उस मुसीबत से लड़ने के लिए पहले से 7,000 रुपए बना के रखे थे। अगर नहीं डूबा तो नहीं डूबा, पैसा आ गया, फायदा हो गया। ठीक है, तो ये सब हमने कैसे करा, इन सारी ट्रांजेक्शन को अजम्पशन पे जो करा। ये ट्रांजेक्शन कैसे आई, अजम्पशन पर आई। डाउटफुल डेब्ट्स की ट्रांजेक्शन कैसे आई, अजम्पशन पर आई। समझ पा रहे हो? तो हमने अपना कैश कम करके प्रोविजन क्रिएट कर दिया 7,000 का। ठीक है, कैश कम हुआ, कहीं गया नहीं, वहीं रहा बिजनेस में, बस एक सेविंग अलग से बना दी, कैश के अंदर प्रोविजन बना दिया। तो ये ट्रांजेक्शन कैसे हुई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो है, बट हमने अजम्पशन पे मारी। इसका एविडेंस क्या है, हमारा अनुमान, हमारा डाउट। ठीक है, तो इसलिए फुल्ली एग्जैक्ट उन्होंने बोला कि इट्स नॉट अ फुल्ली एग्जैक्ट। ओके, अब बोलते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्म। सो ये अब नेक्स्ट लेते हैं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपको पता है कि आपने कोई चीज खरीदी, मशीन ही खरीदी। ठीक है, मशीन का एग्जांपल लेते हैं, या लैंड मशीन ही ले लेते हैं, चलो मशीन ली, ए 10 लाख की, 10 लाख की मशीन लेकर आए। अब आपने उसे बुक में अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, कि आपने वही मशीन खरीदी, कैश में खरीदी, और 10 लाख में आपने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, 10 लाख की आपने रिकॉर्ड कर ली, बट आपको पता है कि आप डेप्रिसिएशन अब ये हर साल आपको पता है 10 साल चलेगी, 10 साल ये मशीन चलेगी। हर साल आप क्या करोगे, 1 लाख कैश माइनस करोगे, ये करोगे, 1 लाख कैश माइनस करोगे, 1 लाख रुपए माइनस करोगे, तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से लास्ट में जीरो बचेगी। तो आपने किसके रिस्पेक्ट में ये मतलब लगाना शुरू किया। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, आपने जो खरीदी थी मशीन, आपने 1 लाख रुपए उसके रिस्पेक्ट में लगाना शुरू किया कि 10% रिड्यूस हो जाएगी। 10% इस पे लगाया 1 लाख, 10% इस पे लगाया 1 लाख माइनस करा 8 आ गया, फिर 10% इस पे लगाया था और 10 लाख की थी 1 लाख फिर माइनस करा, तो हमारे पास कितना था 7, इस तरीके से जीरो। तो आप हिस्टोरिकल वैल्यू को मतलब जो खरीदी थी, आपकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, हम उसे यहाँ पे शो करते हैं, एंड इसलिए अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं कि अनरियलिस्टिक होती है। ठीक है, आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, मार्केट में इसका रेट 20 लाख चल रहा है, तो मार्केट में चल रहा होगा, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 10 लाख है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए बोलते हैं ये अनरियलिस्टिक है कि मार्केट में चल रही है इतने की,
और आपने रिकॉर्ड कर रखी है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, दिस इज अनरियलिस्टिक। ओके, रीड कर लेते हैं एक बार। Unrealistic information assets are recorded in the books of accounts at historical cost and depreciated over their estimated useful life. समझ में आया? The fact that the assets are recorded at the historical cost and as a result current values are not shown. क्या मार्केट में वैल्यू चल रही है? डोंट नो। जो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू उसी के हिसाब से चलेंगे। Also their useful life is estimated to provide the depreciation. It makes the information unrealistic. Okay guys. Accounting ignores the qualitative elements. Okay. स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अकाउंटिंग को इससे क्या मतलब? अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है हमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मतलब है, हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कितने अच्छे हैं हमें मतलब नहीं, स्टॉक कितना अच्छा है हमें मतलब नहीं, स्टाफ कितना अच्छा है हमें मतलब नहीं, मैनेजर में कितनी स्किल है हमें मतलब नहीं। हमें ये मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही बिजनेस में। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वो सारी क्वालिटीज को इग्नोर करता है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे ही फोकस करता है अकाउंटिंग। ओके, ये समझ में आया आपको? तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटी मतलब क्वालिटी, फीचर्स, खासियत को। अकाउंटिंग इज कन्फाइंड मतलब लिमिटेड है टू द मॉनेटरी मैटर्स ओनली, सिर्फ पैसे से मतलब है। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी और स्किल्स, जो स्किल्स होती है, खासियत होती है, फीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड। पब्लिक से क्या रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है, इग्नोर्ड। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। हमें पता है हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट में क्या प्राइस हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम जिस रेट पे खरीद के ले गए उस रेट पर हम रिकॉर्ड करेंगे उसे। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट, चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, मनी में चेंजेस आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, मार्केट में वैल्यू चेंज होती रहती है, तो हमारे पे मनी में वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। बट हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट, चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, तो मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। मनी की जो पावर है, परचेजिंग पावर है, जो वैल्यू है मनी की, वो चेंज होती रहेगी। बट हम किस किस पे रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी जिस पे हमने खरीदा था। इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। आपको पता है मनी की वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं रहती। 1 रुपए, कल 1 रुपए की वैल्यू कुछ और थी, आज 1 रुपए की वैल्यू कुछ और है। कल 1 रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी, आज 1 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं, 1 रुपए में कुछ खरीद नहीं सकते, बट पावर, परचेजिंग पावर 1 रुपए की बहुत कम है कंपैरेटिवली जो पहले हुआ करती थी। ऐसी 10 रुपए की जो हुआ करती थी, 100 रुपए की जो हुआ करती थी। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या है, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन को बताती है कि हमारी परचेजिंग पावर, हमारी मनी की वैल्यू कितनी नीचे जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें कहा तो चेंज होती रहती है वैल्यू, बट वैल्यू कितनी भी चेंज हो रही है, हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितने पे हमने खरीदा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ओके, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, जितनी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होंगी वो हम सारी प्रिपेयर करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट, चेंजेस इन द वैल्यू फ्रीक्वेंटली, मनी हमारा मेजरमेंट होता है, चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली। इसकी वैल्यू, मनी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। अकाउंटिंग स्टेबल, अकाउंटिंग हाउएवर presumes that value of money remains stable, और हम ये मान लेते हैं कि मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है। अकाउंटिंग मान के चलता है क्योंकि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करी है, तो उसके हिसाब से तो वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, बट उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसीडर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। ये मान रहे हैं, बट हमें ऐसे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि मनी की वैल्यू डेली चेंज होती रहेगी, तो हम डेली चीजों को चेंज करते रहेंगे क्या? ओके। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, चलो पर्दा डाल देते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है चलो अकाउंटिंग में कुछ हेरा फेरी कर देते हैं, ठीक है। आप सीए बनोगे, कल सीए का कोर्स करोगे काफी लोग, ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, मतलब सीए लाइक चोर, लीगल चोर है ये, ठीक है, चोर अकाउंटेंट, ठीक है, बुरा मत मानो दोस्तों, जस्ट फॉर फन। तो एक सीए क्या होता है, एक लीगल चोर होता है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपको लीगली तरीके से बताएगा कैसे अकाउंटिंग में हेरा फेरी की जाती है, लीगली तरीके से। ठीक है, तो इसलिए तो सीए रखे जाते हैं, जो फर्म्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, सीए की डिमांड क्यों है, कैसे क्यों रखे जाते हैं कि भैया मैं टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मान लो आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, थोड़ा सा आपको मुस्कुराहट देता हूँ, चश्मा पहना देता हूँ, ये आप हो, ठीक है, और आपका बिजनेस है, ठीक ठाक बिजनेस है, ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हो, और मान लो कि आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है, हर साल प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है 30 लाख रुपए हमें दे दो, इसमें से टैक्स, आपने मुझे किस चीज का टैक्स दे दो, 70 लाख रुपए घर लेकर जाओगे, लेकिन आपकी नजर इस 30 लाख पे रहेगी कि पूरे साल मेहनत की और टैक्स गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए ले लिया, दर्द होगा कि नहीं होगा, अपनी पॉकेट से जब पैसा जाएगा तो दर्द तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, दर्द होगा। अब आप ये सोचोगे 30 लाख रुपए मैं कैसे गवर्नमेंट से बचाऊं, अब इसके लिए आप बोलोगे, अब आपने देखा होगा जिनकी अच्छी खासी इनकम होती है उनके सीए होते हैं, पर्सनल सीए होते हैं, तो आप एक सीए रख लोगे अपने साथ कि भाई प्लीज आप आ जाओ, सीए के साथ आ जाएगा, सीए का चश्मा थोड़ा बड़ा कर देता है, सीए आपके साथ आ जाएगा, सीए इज हैप्पी, ओके आई एम रेडी टू हेल्प यू। सी अभी ऐसे पूछेगा भाई ऐसी सी बात है, मेरा पैसा लगा पड़ा 30 लाख रुपए टैक्स कैसे बताऊं, तो ये बंदा, ठीक है, जो लीगल चोर है, जो कि सीए है, ये अपना दिमाग लगाएगा और लीगल तरीके से बताएगा और एविडेंस भी देगा, ऐसा नहीं है कि एविडेंस नहीं देगा, लीगल तरीके से बताएगा कि कैसे आप ये टैक्स बचा सकते हो, कैसे कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा पैसा, जिससे कि आपका पैसा बच जाए और टैक्स कम से कम टैक्स देना पड़े आपको। तो ऑब्वियसली जब ये बंदा अगर 30 लाख की जगह गवर्नमेंट को सिर्फ 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है और 20 लाख रुपए इसके बच पा रहे हैं, तो क्या इसे 5 लाख रुपए देने में से कोई दिक्कत होगी? तो देखो कैसे पैसे कमाए इसने 5 लाख रुपए, ठीक है, ये कैसे कमाया, ठीक है, 5 लाख रुपए कैसे कमाया इसने, बहुत ही आराम से, कैसे, हेरा फेरी, इसने दिमाग लगाया कि कहां पे हम हेरा फेरी कर सकते हैं, चलो अकाउंटिंग में कुछ हेरा फेरी कर देते हैं, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, पर्दा डाल देते हैं अकाउंटिंग पे, कैसे कि कुछ लीगल लीगल चीजें करके मैनिपुलेट करते हैं, चलो ठीक है, मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो इसने कर लिया, 5 लाख रुपए कर लिया, 5 लाख कमा लिया इसने। मान लो कि इसी तरीके के इसके पास 10 कस्टमर, 10 मतलब और भी लोग हैं, मतलब अच्छा खासा काम है इसका, इसी तरीके से 10-12 क्लाइंट और हैं, कितनी करोड़ रुपए की इनकम हो जाती है ऐसे सीए की, करोड़ों का तो इनकम इसका भी है भाई साहब। लेकिन ये सारी चीजें आती कैसे हैं, ऐसे नहीं आती दोस्तों, इस बंदे ने इतनी मेहनत की होगी, इतना डिटर्मिनेशन, इतना डेडिकेशन, इतना हार्ड वर्क होगा इसका, जो इसने, और 1 साल में नहीं 10 साल इसने इस मेहनत में लगाए होंगे, उस पे ना इसने कितना खर्चा करा होगा, कितने लोगों के बीच में बैठा होगा, जब लोगों के बीच में उठना बैठना करा होगा तब कितना खर्चा हुआ होगा, ठीक है, पार्टी वार्टी अरेंज करना, खुद पार्टी रखना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, इतना सारा खर्चा करने के बाद तब लोगों ने इसे जाना होगा कि ओके एक सीए है। अगर फैमिली बैकग्राउंड होगा इसका तो इसे आसान रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो इसे बहुत डिफिकल्ट होगा। 10-15 साल इसने अपनी जिंदगी कैसे लगा दिए होंगे, तब जाके इसने ये वैल्यू कमाई, तब जाके फिर इसने इतना पैसा कमाना शुरू किया, ठीक है, तो ऐसे ही कोई लीगल चोर नहीं बन जाता, उसमें भी खूब मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अकाउंट के साथ में, ठीक है, हेरा फेरी करना ये विंडो ड्रेसिंग कहलाता है कि आपने अकाउंट के साथ हेरा फेरी की है। The term window dressing means manipulations of accounts in a way so as to conceal vital facts and present the financial statement to show the better positions। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हेरा फेरी, किस लिए, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सीन बताया कि मैनिपुलेशन करना, वो मैंने आपको एक अलग एग्जांपल दिया कि कैसे सी अर्न करता है, कैसे चीजों में मतलब वो हेरा फेरी करता है, कैसे हेल्प करता है, कैसे टैक्स बचाता है, वो चीज बताई। बट मैनिपुलेशन विंडो ड्रेसिंग क्यों करता है, विंडो ड्रेसिंग इसलिए करता है ताकि आपकी बिजनेस की पोजीशन अच्छी दिखे। सत्यम ने भी यही किया था, जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है, एक समय का एग्जांपल बताऊंगा ये, तो सत्यम ने भी यही करा था, कंपनियां खड़ी कर ली नकली, अच्छी बैलेंस शीट दिखा दी, सीए ने उसे अप्रूव भी कर दिया, मतलब फर्म था इसमें बिग फोर था आई थिंक कोई, तो उसने अप्रूव भी कर दिया,
और उसने खड़ी भी कर दी अच्छी खासी कंपनियां, हेरा फेरी कर दी अपने खातों में। तो यहाँ पर क्या था, अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए हम क्यों करते हैं फिर हेरा फेरी मैनिपुलेशन, कि हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारा जो प्रॉफिट है और अच्छा दिखे, और हमारी बैलेंस शीट अच्छी दिखे। फायदा क्या होगा इससे कंपनी को, लोग अट्रैक्ट होंगे, उधार देने वाले अट्रैक्ट होंगे, सप्लायर अट्रैक्ट होंगे, और जो आपके, हाँ चलो हेरा फेरी कर देते हैं प्रॉफिट में, थोड़ी सी हेरा फेरी कर देते हैं बैलेंस शीट में, लोग देखकर अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, बैंक अट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए ये हेरा फेरी की जाती है। ठीक है। The term window dressing means manipulation of accounts in a way so as to cancel the vital facts and present the financial statement to show the better position that what actually is it. तो आप एक्चुअल पोजीशन दिखा के अच्छी पोजीशन दिखाना चाहते हैं। In this situation, income statement does not show correct profit or loss, and the balance sheet does not provide a true and fair view of the financial position of the enterprise. Profit and loss आपको करेक्ट प्रॉफिट नहीं बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको करेक्ट प्रॉफिट नहीं बताएगा। ऑब्वियसली जब हेरा फेरी कर दोगे तो कैसे करेक्ट बताएगा। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट नहीं बताएगी, ऑब्वियसली कैसे बताएगी जब हेरा फेरी कर दी है उसमें। तो ओके गाइस, तो समझ पा रहे हो आप इन चीजों को, एक बार रीड कर लेना। रोल्स हमने कर लिए हैं, प्रोसेस हमने पहली क्लास में कर लिया था। ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस अकाउंटिंग देखो, मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था, जिस चीज की हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग करना मतलब अकाउंटिंग करना। तो हमें पता है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगी फिर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। मान लो ये पेन का आपका बिजनेस है, क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे इस पेन पे कितनी कॉस्ट लगती है, कहाँ कहाँ की कितनी, कौन सी कॉस्ट लगती है, कितनी कॉस्ट लगती है, मशीन जब फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, जब इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि कितना प्रॉफिट है इसमें से लेना है। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इस पे कॉस्ट कितनी खर्च हुई है। जब आप मार्केट गए थे, कच्चा माल लेकर आए थे, ठीक है, वो खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा हुआ, जो रॉ मटेरियल खरीदा वो खर्चा हुआ, जो फैक्ट्री में जो बनेगा वो जो खर्चा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी इस पे लगेगी, जो लेबर लगेगी, ठीक है, जो अदर खर्चे होंगे, वो सारी चीजें लगकर जो इसकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है। तो जब आप ये सारी कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो इस सारी चीज की, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे क्या बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। आप टैक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, टैक्स की इंफॉर्मेशन, कितना टैक्स लगेगा, कैसा टैक्स लगेगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टैक्स लग सकता है, ठीक है, कौन सी ट्रांजेक्शन से टैक्स बच सकता है, कौन सी ट्रांजेक्शन पे कितना टैक्स लगता है, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हो टैक्स के बारे में। तो रिकॉर्ड किसके लिखते हो, टैक्स के, तो टैक्सेशन अकाउंटिंग। ठीक है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है किसी चीज पे, तो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हो, कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, और भी इंपॉर्टेंट चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ताकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसके लिए काम आएगी, सिर्फ मैनेजमेंट के काम आएगी, बिजनेस में सिर्फ मैनेजमेंट के काम आएगी। क्यों, क्योंकि उसी के लिए प्रिपेयर की जा रही है। क्यों, ताकि वो डिसीजन लेके चीजें को प्रेडिक्ट कर सके और अपना डिसीजन चेक कर सके, ओके हम बिजनेस को और कैसे बेटर बनाना है, कैसे अच्छे से लेकर जाना है। समझ पा रहे हो गाइस। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, उन्हें मेजर किया जाएगा, ठीक है, मनी के वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, समराइज किया जाएगा, एंड फाइनली फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे। क्यों, ताकि हम ये जान सके हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, बैलेंस शीट हमारी पोजीशन कैसी है, कैश हमारे पास कितना पड़ा रहता है। कॉस्ट में हमें ये पता लग जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आप आगे चल के पढ़ोगे कि कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है किसी चीज पे। मान लो ये पेन है, पेन पे खर्च लग रहा है हमारा 1 रुपए लग रहा है, ठीक है, एक कॉस्ट इतनी लग रही है हमारी 1 रुपए। 1 रुपए तो आप डिसाइड कर लोगे, ओके मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 3 रुपए में मैं पेन बेचूंगा,
लेकिन ये 3 रुपए में आप कब बेकोगे, जब आपको पता होगा ना कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है, तभी तो डिसाइड कर पाओगे कितना प्रॉफिट है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लगा। टैक्सेशन से हमने टैक्स की इंफॉर्मेशन, टैक्स के रिगार्डिंग सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखी, टैक्स के बारे में सारी चीजें, तो टैक्स अकाउंटिंग भी पढ़ोगे आप जाके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो कि मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीजें, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट अदर चीजें आप रिकॉर्ड करके रखोगे, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। ओके गाइस, तो आओ एक बार रीड करते हैं इन सारी चीजों को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मतलब सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, उन्हें समराइज करना मतलब बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और उन चीजों को एनालाइज करना कि हमारा प्रॉफिट कैसा है, हमारी बैलेंस शीट के में कितनी हमारी खुद की एसेट्स है, तो वही सारी चीजों को एनालाइज करना। एंड वो सब, और जो यूजर्स हैं ऑब्वियसली उन्हें जरूरत पड़ेगी, यूजर्स आपको पता है। तो अब जो लास्ट वीडियो से, जो स्टार्टिंग से मेरे इस वीडियो के साथ चल रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें बताने की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमें पता लग गया कि कम्युनिकेट किन के साथ करेंगे, यूजर्स के साथ करेंगे। वो हमसे कुछ पूछेंगे तो उन्हें बता सकते हैं हम, इसलिए पहले से हम उस चीज को क्या करेंगे, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करके रखेंगे। Result to the users, it is the original form of accounting. It deals with the ascertaining profit earned or loss suffered during a period, हमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ पूरे साल में, ये हमें पता लगता है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स, तो जब भी हम अकाउंटिंग पीरियड एंड रहेगा तो हमें ये पता लगेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारा बिजनेस में हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता लगेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द कॉस्ट, हमें इसमें कॉस्ट नहीं पता लगता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसलिए हम कॉस्ट के लिए अलग से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अलग से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बेसिकली हम इसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट, कितनी कॉस्ट, जो हमने प्रोडक्ट बनाई थी कॉस्ट क्या है। सर्विस, सर्विस देना मतलब डॉक्टर किसी को सर्विस दे रहा है, मतलब अपनी सर्विस बेच रहा है, ठीक है, आपका इलाज कर रहा है तो सर्विस दे रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, तो उस पर वो अपनी कॉस्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाएगा। एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपने हिसाब से कितना कमाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, इससे कौन सी ब्रांच निकल गई, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एसेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सर्विसेज रेंडर्ड, जो आपने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, मतलब पेन बनाया और टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो उसने आइडेंटिफाई करा कि मेरी कॉस्ट इतनी लगती है, आने जाने में मेरा खर्चा इतना होता है, और मेरी इतनी कॉस्ट लगी जाएगी, तो इस हिसाब से मुझे इतना चार्ज करना चाहिए। इसको मैन्युफैक्चर करने में पेन में अगर मान लो कि 7 रुपए लगे, मतलब 10 रुपए लगे, मान लो 10 रुपए इस पेन को बनाने में लगे, तो आपने सोचा कि मुझे 10 रुपए प्रॉफिट भी कमाना है, मतलब 50% प्रॉफिट कमाना है, ओके सॉरी, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही 100% ही कमाना है आपको इस पे, तो 10 रुपए आपने और ऐड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। तो आपने 20 रुपए में ये पेन बेच दिया, 10 रुपए में बना, 10 रुपए कॉस्ट लगी थी, 10 रुपए ऐड किए प्रॉफिट, और 20 रुपए में ये पेन बेच दिया, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता लगा, जब आपने कॉस्ट के रिकॉर्ड रखे, ठीक है। So render and the helps the management in decision making, say price fixation and exciting controls, तो अभी तो आप बता पाओगे कि अगर कोई ये पेन बना तो इसका प्राइस क्या रहेगा। ओके, 10 रुपए की कॉस्ट लगी थी, 10 रुपए आपने प्रॉफिट बना दिया, उसमें ऐड कर दिया, प्राइस कितना लगे, 20 रुपए। कैसे, जब आपको कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करके रखी थी कि कहाँ कहाँ बनाने में कितना कितना खर्चा हुआ था इस पेन को, तो जितने भी छोटे मोटे बड़े, ठीक है, कैसे भी खर्चे हो आपने सब रिकॉर्ड करके रखे थे। फाइनली आपको पता लग गया कि ओके इतना खर्च हुआ था मेरा। तो एक एग्जांपल लेते छोटा सा, मान लो कि आपको घर बनाने का काम है, आपने एक लैंड खरीदी, ठीक है, 70 लाख रुपए की, आपने इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग खड़ी करना शुरू कर दिया। आप बिल्डर हो, आपने लैंड खरीदी 70 लाख की, एक बिल्डिंग पे आपने मान लो कि आपने 4 फ्लोर बना दिए, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 4, इस तरीके से आपने फ्लोर बना लिए, ठीक है। तो एक एक बिल्डिंग की एवरेज, मतलब मान लो कि आपके पास कितनी बिल्डिंग हुई, 6 बिल्डिंग होगी, एवरेज मान लो कि आपने लगाया कि जो आपकी 25 लाख में बिकेंगे, तो 1 करोड़ की एक हो गई, ठीक है। तो 6 करोड़ की मतलब पूरी सारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 6 करोड़ हो गई। 6 करोड़, 70 लाख का आपने लिया था, तो सब कुछ बनाने में, सारा खर्चा करने में मान लो आपको 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अब आपको बताए कि आपका पूरा एक फ्लोर बनाने में, ठीक है, पूरा एक फ्लोर की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा ओके एक फ्लोर की मेरी वैल्यू क्या आ गई,
आपको इतना पता लग गया कि आपको अब कॉस्ट पता लग गई, तो अब यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि ठीक है मेरी एक फ्लोर की वैल्यू इतनी जा रही है, तो लगभग आप कर दोगे ठीक है चलो 25 क्या कहते हैं 25 लाख रुपए वैसे खर्च हो रहा है, और ये आप डिवाइड कर दोगे इसमें, तो लगभग आपका 10 या 8, तो 32 लाख आप बोलोगे ठीक है 32 लाख रुपए मान लो एक बनाने में आपको खर्च हो रहा है, 32 से 35 लाख रुपए एक फ्लोर बनाने में खर्च हो रहा है आपके पास। तो ये आपको कॉस्ट पता लग गई, आपने बोला ठीक है मेरा इतना खर्च हो रहा है, तो मैं इसे 60 लाख में बेचूंगा। ये प्राइस आपने कब डिसाइड करा? जब आपने सारे खर्चे रिकॉर्ड करके रखे थे और फाइनली हमने डिसाइड करा कि कितना मेरा एक फ्लोर बनाने में खर्च हो रहा है, तो प्रॉफिट आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 60 लाख में 50 से, मान लो कि आपकी रेंज रहेगी 50 लाख से 60 लाख में मैं एक फ्लोर बेचूंगा। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया। तो ये कैसे डिसाइड करें जब आपने कॉस्ट को रिकॉर्ड करके रखा। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। रिसेंटली ओके, ये भी आप पढ़ेंगे आगे चल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी। इट इज कंसर्न विद द जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें वही सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि रिलीवेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी? मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। As it enables the management in decision making, we may say that management accounting addresses the needs of single user group, that is management, only management. Okay, तो ये हमारा यहाँ पर ये खत्म। अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास ओके टॉपिक आता है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, डिफरेंसेस से देखते हैं, वहीं से हमें समझ में आ जाएगा। देखो जितना भी हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंट बनाना कैसे बनाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस में बनाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, ओके, कुछ कंसेप्ट्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उन्हें फॉलो करेंगे। तो ये सारा काम हम किस चीज में कर रहे हैं? ये सारी स्टडी जो कर रहे हैं, ये सब कुछ जिसके अंडर हम रहकर बना रहे हैं, वो सारी क्या चीज है? वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या बना के रख रहे हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब कि फाइनल अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है कि आपने कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है, आपने बैलेंस शीट बना ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया, ओके, इनको एनालाइज कर लिया, ठीक है, इंटरप्रेट कर लिया एंड कम्युनिकेट करना किसको? यूजर को। ये सारी चीज, और इसके बाद आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग ये चीज होती है। तो अकाउंटेंसी का पार्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का पार्ट बुक कीपिंग है, ये दोनों पार्ट है अकाउंटेंसी के। बुक कीपिंग कहां से स्टार्ट हो जाती है? बुक में चीजों को रिकॉर्ड करना, मतलब फाइनली क्या है, नाम से पता लग रहा है बुक की में, बुक कीपिंग। चलो बुक में रखते हैं, चलो बुक में रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग में आ गई। आपने मेजर किया किनको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। आपने मेजर कर लिया और आपने रिकॉर्ड कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, किन में? बुक में। आपने उन्हें क्लासिफाई भी कर लिया, ठीक है, कि कौन सी एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटीज है, कौन से एक्सपेंसेस है, कौन से क्या कहते हैं इनकम है, ठीक है, कौन सी इनकम है, कौन से एक्सपेंसेस है, कौन सी लायबिलिटीज है, कौन सी एसेट्स है। ये आपने इन सारी चीजों को क्लासिफाई भी कर लिया, ठीक है, लेजर भी बना लिए, इनके सब कुछ कर लिया। ये कहां तक करा आपने? बुक कीपिंग में। इसके बाद का काम कि चलो समराइजिंग कर लेते हैं, चलो एनालाइजिंग कर लेते हैं, कम्युनिकेटिंग कर लेते हैं, मतलब समराइजिंग फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, उनको एनालाइज कर लेते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ये अकाउंटिंग में शुरुआत हुई। और ये सब कुछ किसके अंदर, मतलब किसके अंदर रह के, मतलब किसके बिहाफ पर कौन से कंसेप्ट फॉलो किए जा रहे हैं, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या अकाउंटिंग फॉलो की जा रही है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? अकाउंटेंसी के। सो दैट्स व्हाई इट इज मेन स्टडी। तो मेन स्टडी के अंदर हम रहकर कर रहे हैं सारी चीजें, तो इसके अंतर्गत आई अकाउंटिंग एंड दोनों चीजें इसके अंतर्गत, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, कितना चीज समझ में आया?
बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस देखते हैं। Bookkeeping is the process of identifying financial transactions and events, measuring them in money and terms. Okay, in money terms, recording them in the books of account and classifying them. आपने बुक्स में उन्हें रिकॉर्ड करा, उन्हें क्लासिफाई करा कि वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है एंड एक्सपेंसेस है या इनकम है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग की स्टार्ट होगी कहाँ से? इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, समराइजिंग से जो हमने प्रोसेस पढ़ा था उन्हीं प्रोसेस में से हमने से समराइजिंग भी था, तो समराइजिंग से स्टार्ट हो रहा है। समराइजिंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स thereof to the users। वही चीज आई। स्टेज, इट इज अ प्राइमरी स्टेज। ऑब्वियसली पहले शुरुआत तो इसी से कर रहे हैं, बुक कीपिंग से, तो पहली स्टेज तो यही होगी। इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ऑब्वियसली बेस है ये अकाउंटिंग के लिए, इसके बिना तो अकाउंटिंग ही नहीं है फिर कुछ भी। अकाउंटिंग जो है जिसमें डिफरेंस बता रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस, तो बेसिक क्या है, बेस क्या है अकाउंटिंग के लिए? बुक कीपिंग। So that's why the bookkeeping and accounting both are the different term. Okay, some people say that bookkeeping and accounting both are this synonym and can be used as interchangeably, but not. These cannot be used as interchangeably. Interchangeably हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। दोनों एक टर्म नहीं है, दोनों डिफरेंट टर्म है। बुककीपिंग आप देख रहे हो अलग है, तो वो कहाँ से शुरू होता है? आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, कहाँ खत्म होता है? क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, बुककीपिंग कहाँ से और अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? समराइजिंग से, और कहाँ खत्म होती है? कम्युनिकेशन पे। बट अकाउंटिंग ये सारी चीजें कब कर पाएंगे? जब पहले बुककीपिंग कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग के लिए बेस क्या हो गया? बुककीपिंग। तो अकाउंटिंग किस पे बेस है? बुककीपिंग पे। अगर बुककीपिंग खराब तो अकाउंटिंग खराब, इंफॉर्मेशन खराब, एनालिसिस खराब, फाइनल अकाउंट्स खराब। ठीक है, तो इट इज द प्राइमरी स्टेट, इट इज द बेसिस फॉर द अकाउंटिंग। इट इज द सेकेंडरी स्टेट, इट बिगिंस वेयर बुककीपिंग एंड्स, जहां बुककीपिंग खत्म हुई क्लासिफिकेशन पे, वहां से समराइजिंग स्टार्ट होता है, समराइजिंग से स्टार्ट होती है हमारी ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स। ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज एज सर्टेन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। ऑब्वियसली यहां से हम रिजल्ट मतलब परफॉर्मेंस कैसी रही, समराइजिंग में पता लगता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पोजीशंस पता लगती है, पोजीशन कैसे पता लगती है? क्योंकि बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, पता लगता है कैश कितना है। एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, मतलब यूजर्स के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, नेचर ऑफ जॉब ये रूटीन में रहती है, मतलब ये सारी चीजें डेली रिकॉर्ड होती रहती है। बिजनेस डेली चलेगा, डेली ट्रांजेक्शंस होंगी, डेली ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगी, डेली एसेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफाई होंगी। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, और इसमें हम चीजों को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, लास्ट में बनाते हैं। चलो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में फाइनल अकाउंट बना के रेडी करेंगे, सारी ट्रांजेक्शंस हो जाएगी, सबको रिकॉर्ड करके रखेंगे, लास्ट में जाके बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स, उन्हें एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, मतलब यूजर्स के साथ, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। परफॉर्मेंस, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ। ठीक है, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ, मतलब जो ट्रेन्ड स्टाफ है उसके द्वारा नहीं करा जा सकता, क्योंकि रूटीन काम है। ठीक है, ट्रेन्ड स्टाफ के द्वारा नहीं किया जा सकता ये। ओके, तो हमें ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए। इट इज बीइंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ट्रेन्ड स्टाफ। ठीक है, देखो इन्होंने एक चीज बोली इसमें कि ट्रेन्ड स्टाफ, इट बीइंग ए रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ, मतलब इतना ट्रेन्ड स्टाफ नहीं चाहिए इन सारी चीजों के लिए, मतलब ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे जॉब दो तरीके से बढ़ गई कि इतना ट्रेंड नहीं चाहिए यहाँ पे पर्सन। बिजनेस में ट्रांजेक्शंस हो रही है, रिकॉर्ड कर ली कि ये ट्रांजेक्शंस हो रही है, चलो ठीक है, उनके खाते भी बना लिए, खाते भी बना दिए, बट फिर उसके बाद जो मेन स्पेशलाइजेशन का वर्क स्टार्ट होता है वो अकाउंटिंग से होता है। वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा कि चल भाई चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, देख कैसे बन रहा है, एनालाइज कर चीजों को, बता कैसी परफॉर्मेंस रही है, कम्युनिकेट कर, हमारे यूजर्स हमसे पूछ रहे हैं, यूजर तो पूछेंगे, तो वहां से स्पेशलाइज्ड वर्क स्टार्ट हो जाता है। कहां से? अकाउंटिंग से। ठीक है, एंड बुक कीपिंग समझ गए? तो परफॉर्मेंस का जो पॉइंट है, इट इज बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट
सो ट्रेंड स्टाफ, ज्यादा ट्रेंड स्टाफ नहीं चाहिए, नॉर्मल नॉलेज है हो जाएगा काम। इट इज बीइंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इट इज परफॉर्म बाय ट्रेंड स्टाफ। इसके लिए स्पेशलाइज्ड वर्क है ये, इसके लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीजों को एनालाइज करना है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं, उनको एनालाइज करना है और जवाबदारी देनी है। मतलब हम अकाउंटेबल है किसके लिए, सामने वाला हमसे पूछेगा जो भी इंफॉर्मेशन तो हम बता सके उसे। लेवल बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड thus डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। हमें पता है कि स्पेशल स्किल्स की इसमें खास जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज और इंटरप्रेट, चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए, स्पेशल स्किल्स यहाँ पर चाहिए। ओके, बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गई। नेक्स्ट डिफरेंस आप खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि रीड करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमें पता है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेटिक सिस्टम है, ठीक है। कोई भी सिस्टम, सिस्टम किसे बोलते हैं, जिस सिस्टम से हमें कोई चीज मिले, ठीक है। सिस्टमैटिक, जहाँ पे सिस्टमैटिक चीजों से काम हो उसे हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक चीजों से कोई भी काम होगा उसे हम सिस्टम बोलेंगे। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेटिव सिस्टम है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, सिस्टमैटिक तरीके से मिल रही है, क्योंकि चीजों को यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि अकाउंटिंग में चीजें जो रिकॉर्ड की जाती है सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, उनके एविडेंस होते हैं, कुछ चीजें असम्पशन पर होती है, एंड वहां से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो वहां से हमें बिजनेस की एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बिजनेस है कैसा, इसकी पोजीशन क्या है, ये प्रॉफिट करता कितना है, तो ये सारी चीजें हमें पता लगती है। ओके, तो इसलिए जब किसी चीज से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ही तो बोलेंगे। तो थोड़ा रीड करना है इसको, ये आपका काम है। इसके अंदर और चीजें क्या बोली थी, हमें फाइनल अकाउंट के बारे में पूछा है। तो फाइनल अकाउंट हमें पता है 3 ही होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये आपका जैसे आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपको क्या बताता है, परफॉर्मेंस। क्यों, आपके वहां पे मार्क्स होते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, ये भी परफॉर्मेंस बताता है, बट ये कैसे क्या बताता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उस वो, और आपका जो रिजल्ट आता है जब आप एग्जाम दोगे तो वो क्या बताएगा, पास हुए या फेल हुए, ऐसे ही होता ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज द रिजल्ट कि लास्ट आपका भी जब आप पूरे साल पढ़ोगे, ठीक है, और आप बिजनेस, और हम मान लो कि आपके फादर बिजनेस, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं, एक तरफ आप पूरे साल पढ़ाई करोगे, आपका रिजल्ट, आप एग्जाम दोगे, लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं, लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें 2 कंडीशन होंगी, पास फेल, बिजनेस में, ठीक है। और कंपार्टमेंट, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी हो सकता है ना, जीरो, लास्ट में जीरो ही आ जाए, नो प्रॉफिट एंड लॉस, नो लॉस, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ भी देख लिया। तो एक तो ये हो गया प्रॉफिट, और एक होता है बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस की पोजीशन पता लगती है कि भाई आपके पास मशीन कितनी कितनी वैल्यू की पड़ी है, आपके पास किस लेटर का मतलब किसी से आपको पैसा लेना है तो कितना लेना है, ठीक है। आपके पास लैंड कितने वैल्यू की पड़ी है, आपके पास कंप्यूटर कितने वैल्यू के, आपके पास कैश कितना पड़ा है, आपने लोन कितना, उधारी, याद रखना ये एसेट्स होती है, संपत्ति, ठीक है। संपत्ति की साइड में संपत्ति, ये उधारी होती है। लायबिलिटी में 2 चीज, बैलेंस शीट में हम 2 चीजें बनाते हैं, ठीक है, 2 चीज आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये हमारी एसेट्स है, मतलब संपत्ति, लोन, उधारी, उधारी कितनी है, मालिक का पैसा जो बिजनेस में लगा रहता है उसे कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल कितना लगा है, इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगा रखा है, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब उधारी, उधार कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में हमारी पोजीशन पता लगती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि हमारा कैश कैश कितना कहाँ जा रहा है, कितना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास कितना बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है। ये 3 स्टेटमेंट होती है, तो एक बार रीड करना अपने हैंड से। ये भी आपका छोटा मोटा सा होमवर्क है।
और क्या कर दूं आपको होमवर्क में? चलिए एक बार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की खासियत क्या है? क्वालिटेटिव खासियत मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हमें खासियत बतानी है। पहला रिलायबिलिटी, आप इसे रिलाई कर सकते हो, मतलब इस पे डिपेंडेंसी कर सकते हो, इसे विश्वास कर सकते हो। क्यों? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्यों करें? बैलेंस शीट पे विश्वास क्यों करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे विश्वास क्यों करें? कैश फ्लो पे विश्वास, क्योंकि ये सारी चीजें एविडेंस पे बनी हुई है। क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सबके प्रूफ होते हैं, तो इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं। ओके, रिलीवेंस, ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलीवेंट होती है किनके लिए? यूजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, आपको किसी के बिजनेस में पैसा लगाना है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलीवेंट है। क्यों? बिकॉज यू हैव टू टेक डिसीजन। व्हाट डिसीजन? कि whether you have to invest the money in this business or not, whether you should pay or sorry whether you should invest or not, ये डिसीजन आप लेते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो रिलीवेंस मतलब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है इस नेचर में होती है कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, यूजर समझ सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है उस चीज को। ठीक है, यूजर को समझ में आता है, इसलिए इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग करनी चाहिए इस वे में करनी चाहिए कि वो सबको समझ में आए, और वो इस वे में ही की जाती है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबको समझ में आती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है कि कौन सी चीज क्या है, क्रिएटर कौन होता है वो सबको समझ में आता है, मशीन क्या होती है सबको समझ में आता है, मशीन पे कौन सी वैल्यू डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना लग रहा है, सबको समझ में आता है। डाउटफुल डेप्थ बना रखे हैं, क्यों बना रखे हैं? क्योंकि डाउट है, सबको समझ में आता है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। ठीक है, कंपेरेबिलिटी। ठीक है, आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है आपके पास फाइनल अकाउंट्स आ गए, आप दूसरी कंपनियों के साथ, यूजर जो होते हैं दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर करके देखते हैं। मान लो बैंक है, तो सॉरी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करेगा कि 10 कंपनियों के क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट्स ले लिए। ठीक है, और उन्हें कंपेयर करने बैठ गया कि कौन सी कंपनी अच्छी है। उनके पिछले सालों के भी 3-4 सालों के भी रिकॉर्ड्स ले लिए कि ओके पिछले सालों को भी देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। वो एनालाइज करता है यहाँ से चीजों को कि कौन सी कंपनी अच्छी है, उसे 4 कंपनी अच्छी लगी, उसे 4 कंपनी में से डिसाइड करा इन चारों में से और कौन सी बेटर हो सकती है। उसने डिसाइड करा ये 2 कंपनी ज्यादा बेटर है, ओके इनका फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है, तो वो 2 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा इन्वेस्टर। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेना है। अकाउंटिंग के qualitative characteristics of accounting information, the fundamental characteristics of accounting information is true and fair. Okay, ये होता है। Besides, the qualitative characteristics are attributes that make the accounting information useful to the user. The qualitative characteristics यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये 4 है, 4 याद रखना और लिख कर आना, क्वेश्चन आता है तो। Reliability, accounting information should be reliable. Reliable होनी चाहिए मतलब जिन पर आप विश्वास कर सकिए। Reliability of information means it is verifiable, free from bias and material error. मतलब इसमें पर्सनल वाइज नहीं है, मतलब आपकी पर्सनल कोई भी चीज आपने पर्सनली कोई एरर नहीं कर रखी इसके अंदर, आप वेरीफाई कर सकते हो ट्रांजेक्शन को। क्यों? क्योंकि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस, दैट्स व्हाई यू कैन वेरीफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस, दैट्स व्हाई वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। रिलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर्स, यूजर्स के रिलेवेंट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर्स। किस काम में? क्यों रिलेवेंट होनी चाहिए? किस काम में? डिसीजन मेकिंग में। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जिन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। Must be presented in a manner that the users are able to understand it. Okay, comparability, comparability की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Comparability means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with the that of the other periods, किसी दूसरे उस ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे पीरियड से आप कंपेयर कर सके। नोन एज इंट्रा, ओके इंट्रा फर्म कंपैरिजन,
ठीक है, और विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अदर एंटरप्राइजेस नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो इंट्रा और इंटर फर्म क्या होती है, देखो इंटर का मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब आप इंट्रा का मतलब है आपकी एक कंपनी के अकाउंट्स है, उस कंपनी के पिछले सालों के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब इंट्रा मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा, ठीक है। दो टर्म होते हैं, इंट्रा एंड इंटर, दो टर्म होता है, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और एक होता है मतलब विद इन नहीं होता, नॉट विद इन, आउट ऑफ बोल सकते हैं इसे हम, आउट ऑफ, ठीक है। तो इंट्रा मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट्स को इसी ऑर्गेनाइजेशन के पिछले सालों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, इस कंडीशन को बोलता है, क्योंकि विद इन कर रहे हैं, कंपनी के अंदर ही कर रहे हैं, तो इंट्रा। इंटर किसे बोलता है कि ये कंपनी के फाइनल अकाउंट है, ये दूसरी कंपनी है, ये तीसरी कंपनी है, ये चौथी कंपनी है, इन सबके फाइनल अकाउंट के साथ, इन सबके ये फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट, तो आप इन्वेस्टर हो, इसके भी फाइनल अकाउंट, इसके भी फाइनल अकाउंट, इसके भी फाइनल अकाउंट, इन सबके आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो दूसरी कंपनी के साथ मतलब आउट ऑफ कंपनी के साथ भी कर रहे हो, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके, ये खत्म हो गया आपका। अब आते हैं हम लास्ट पे, यूजर्स। आप खुद कर लोगे ये यूजर्स वाला पोर्शन, ये भी आपका होमवर्क है। इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं, यूजर्स कौन नहीं होते, ठीक है, ये सब आपको पता ही है। ओके, सिस्टमैटिक आते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंट, दो सिस्टम होते हैं, ठीक है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। एक है डबल एंट्री मतलब, और एक है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री तो सिस्टम है, बट सिंगल एंट्री इज नॉट अ सिस्टम, ये याद रखना। बुक में लिख दिया जाता है कि सिंगल एंट्री इज अ सिस्टम, बट सिंगल एंट्री इज नॉट अ सिस्टम, ये गलत है, बुक में गलत लिखा है, ठीक है। आगे चल के भी पढ़ोगे, यही पढ़ाया जाएगा, सिंगल एंट्री इज नॉट अ सिस्टम, बट बुक में लिखा रहता है, बट एक्चुअली सिंगल एंट्री इज नॉट अ सिस्टम, डबल एंट्री इज अ सिस्टम, बिकॉज आपको पता है इसमें हम सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो डबल एंट्री तो कर रहे हैं, जो भी अब तक हमने पढ़ा वो सब हमने डबल एंट्री तो पढ़ा। आपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन की, गुड सोल्ड करे, गुड सोल्ड करे, तो एक ट्रांजेक्शन की दो मतलब दो इफेक्ट होंगे। जैसे कि आपने गुड्स सोल्ड किए, कितने रुपए के, 10 लाख के, ठीक है, मान लो कैश में थे, कैश में किए थे, तो आपने एक तो आपका दो इफेक्ट कैसे हुए, आपका स्टॉक था, एक तो आपका स्टॉक कम हुआ, आपने गुड्स सोल्ड किया तो आपका सामान कम हो गया ना, वो सामान चला गया, लेकिन एक तरफ आपका कैश भी तो बढ़ा। एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देख रहे हो कि कैश स्टॉक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, ठीक है। आपने क्या करा, मशीन खरीद ली, मशीन खरीदी तो क्या हुआ, बिजनेस में मशीन बढ़ी, ठीक है, मशीन बढ़ी और कैश चला गया, मशीन बढ़ गई आपके बिजनेस में, बट कैश तो चला गया, तो दो इफेक्ट देख रहे हो, तो डबल एंट्री, तो दो एंट्री होंगी, एक मशीन के लिए और एक कैश के लिए, तो इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। आपने किसी को उधार दिया कैश, जिसको भी मान लो कि मुझे आपने पैसे उधार दे दिए, ठीक है, आपने रवि कुमार को पैसे उधार दे दिए, कितने, 10,000 रुपए, ठीक है। तो आपने क्या हुआ, आपके बिजनेस में एक तो डेटर, जिससे आपको पैसा लेना है वो मैं हूं, कितना डेटर, 10,000 रुपए का, आपने मुझे उधार में माल बेच दिया, तो 10,000 रुपए का ये हो गया, ठीक है, मान लो 10,000 रुपए का माल आपने बेचा, तो डेटर, एक तरफ डेटर बढ़ गया, ठीक है। दूसरी तरफ आपने मुझे उधार में माल बेचा, तो आपका स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री क्या होता है, सिंगल एंट्री में क्या होता है कि जो लोग छोटे छोटे बिजनेस के होते हैं, जैसे एक कोई बंदा दूध का काम करता है या कोई न्यूज़पेपर का काम करता है, जैसे परचून वाले होते हैं, छोटे बिजनेस वाले जो होते हैं,
उनके पास क्या रहता है, वो इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं खेल सकते, इतने सारे खाते साते नहीं बना सकते, डेली का इतना सारा काम नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप ही अपना एग्जांपल ले लो, आपके घर में ही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कैलेंडर में मार्क कर देता है, ओके सिलेंडर इस डेट को आया था, इस डेट को आटा इतना खरीदा था, ओके 31 तारीख को हमने हमने रेंट दे दिया। तो ये सब क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, एक जगह एंट्री कर रहे हो सिंगल, तो इसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री। कोई प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से चीजें नहीं कर रहे, ठीक है। दूध वाला क्या कर रहा है, दूध वाला जा रहा है ओके राम के खाते में कि राम को हमने दूध इतना दे दिया, 2 लीटर दूध दिया तो इतने रुपए का हो गया, इतने रुपए का ही हो गया। तो यहाँ पे डबल एंट्री कहाँ दिख रही है हमें, सिंगल एंट्री तो कर रहे हैं हम लोग इन सारी चीजों की, और इसी तरीके से खाते बना रहे हैं। तो प्रॉफिट इससे भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और ये लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं हमें भी अपना प्रॉफिट बना दो, बट ये सिस्टम ज्यादा फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, समझ पा रहे हो। ये सिस्टम हम ठीक ठाक से, ये सिस्टम हमारा डबल एंट्री कहलाता है, ये सिस्टमैटिक है, इट्स नॉट अ सिस्टमैटिक। आप देख रहे हो ये कोई सिस्टम है कि कैलेंडर के अंदर मार्क कर दिया, इसके अंदर मार्क कर दिया, एक सिंगल पेज पे परचून वाले के पास दिया, परचून वाला सिंगल एंट्री पे, दूसरी एंट्री कहाँ इसकी, बट डबल एंट्री में ऐसा होता है। तो ये खुद पढ़ना एक बार, ये भी आपका होमवर्क है, एंड ये समझ में आएगा डबल एंट्री सिस्टम बट सिंगल एंट्री इज नॉट अ सिस्टम। अब देख लेते कुछ बचा है क्या उसके अंदर। ओके ये खत्म हो गया, ओके टॉपिक खत्म, जो भी थोड़ा बहुत बताया वो आपको करना है अपने एंड से। एक बार रीड कर लेना ये क्वेश्चन, इनके आंसर्स दे रखे हैं, एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू कर लेना, इसके भी आंसर दे रखे हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेना, और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस भी कर लेना। एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बता दोगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ये भी बता दोगे, डिफाइन द बुक कीपिंग आपको पता लग चुका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग ये भी बता दोगे, ठीक है। गिव वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक डिफरेंस बताना है। व्हाई द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, किन्हें की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इन्वेस्टर्स को की चाहिए, गवर्नमेंट को की चाहिए, ये बता दोगे। ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपको पता ही है। इससे व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, ओके, और बैलेंस शीट आपको पता ही है, और एक और होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने लास्ट में प्रोसेस में पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस बताना है। जब भी एट्रीब्यूट्स के बारे में आएगा तो आपको प्रोसेस बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग ये बता दोगे, व्हाट आर द इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स ये भी बता दोगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बता दोगे, एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग ये भी बता दोगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, ओके। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव बताने आपको। एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आराम से बता दोगे। डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देनी है। एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन बता दोगे, हमें पता है विंडो ड्रेसिंग वाला बता है, फुल्ली एग्जैक्ट वाला बता देना, है ना। और भी सारे बताना तो क्या है, आपको सारे याद करने हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन 4 ऑफ इट्स फंक्शन, 4 फंक्शन बताने इसके आपको। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ओके। एक्सप्लेन वन मेन फंक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स where we record the financial transactions, business transactions. Why? क्यों रिकॉर्ड करते हैं, so that we can एनालाइज कर सके, मतलब डिटरमाइन कर सके व्हाट परफॉर्मेंस रिजल्ट, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को बना के, एंड पोजीशन बिजनेस पोजीशन, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। एक्सप्लेन्स वन मेन फंक्शन, ओके। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बता दोगे। लास्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द, वो तो हमें पता ही है, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है और बिजनेस की पोजीशन बताती है। इन एडिशन इट प्रोवाइड्स वेरियस अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वो भी हमें पता है, और भी इंफॉर्मेशन। आल्सो हाउएवर अकाउंटिंग हैज सर्टेन लिमिटेशन। फाइनली ये लाइन हमारे काम की आती है यहाँ से, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ सच लिमिटेशन। सो दोस्तों ये चैप्टर आपका खत्म, क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेना, कुछ भी नहीं, सब कुछ वही मिलेंगे आपको, सब कुछ आप अच्छे से कर लोगे। डट के मेहनत करो, लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई अच्छे से करो, एंड मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करो, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, अपने सेहत का ध्यान रखो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड मैं मिलता हूँ से नई वीडियो में, न्यू ओके आने वाली वीडियोस में नए चैप्टर के साथ, एंड तब तक
अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।